वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर हटा ना पाए। वैसे हमने भूत प्रेतों के बारे में बहुत सुना है। ये जितने भी भूत प्रेत होते हैं हमारी नजरों में ये गलत होते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरीके से सोचा है कि ये जो लोग जिनके साथ ये हादसे हुए, जो भूत प्रेत बने, ब्रह्म राक्षस बने, जिन बने, जिन्नात बने, कभी इनके साथ भी कुछ हुआ होगा, कोई ऐसा हादसा जिसके लिए कोई और कसूरवार होगा लेकिन उसने खुद को बचा लिया और इनको इस सिचुएशन में फंसा दिया जहां पर ये ना तो बदला ले सकते हैं। इनकी किस्मत कितनी बुरी होती है कभी कभार कि लोग इन्हें सिद्ध करके किसी और के ऊपर डाल देते हैं। इसी चीज से आधारित आज का रियल इंसिडेंट हमें राजवीर ने भेजा है। राजवीर, जिनका जन्म यूपी में हुआ, उन्होंने अपनी जगह का नाम रिवील करने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी इस कंडीशन के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस्सा हुआ 2009 में और आज तक वो इस चीज से पीड़ित है। 2009 में उनकी उम्र क्या ही रही होगी, मुश्किल से 13-14 साल। अपने मामा के घर गए थे गर्मियों की छुट्टी एंजॉय करने के लिए यूपी गोरखपुर में। मामा का परिवार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। मामा मामी, उनका एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 9-10 साल रही होगी, उनका नाम था सूरज। ये जब वहां पर गए तो सूरज से पूरे दिन बात किया करते थे, उसके साथ खेला करते थे और मामा जी जो थे वो घर में रुकते नहीं थे। खेत में फसल अभी नई नई उगी थी तो वो रात को खेत में ही रुका करते थे। मामी जी घर पे रुका करती थी और ये दोनों भाई छत पे सोया करते थे। एक रात की बात है, जब ये दोनों छत पे सो रहे थे तो राजवीर को बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और वो सूरज को उठाने की कोशिश करते हैं। बार बार सूरज को उठाने की कोशिश उनकी नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद ये सोचते कि अब मुझे बाहर अकेले ही जाना पड़ेगा। 2009 में इस तरीके की सुविधाएं घर में नहीं होती थी, खास करके उस एरिया में जो डेवलप नहीं होते। मामा जी के घर पे वॉशरूम नहीं था, वहां पर लोग बाहर ही जाया करते थे, इसलिए लोग ग्रुप में जाना पसंद करते थे। राजवीर की किस्मत आज बहुत ही ज्यादा खराब थी कि उन्होंने सूरज को उठाने की कोशिश करी पर वो उठे नहीं। राजवीर ने मामी जी को भी नहीं उठाया, सिर्फ इस चीज के मारे कि बहुत ज्यादा शर्म आती है अगर मैं मामी जी को, मतलब एक फीमेल को अपने साथ लेके जाऊं इस चीज के लिए कि मुझे फ्रेश होना है। राजवीर ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ जो भी वो सामान लेके जाने लगे फ्रेश होने के लिए। तो अब उन्होंने जो चीजें मेंशन की वो आप सुनिएगा। राजवीर ने बताया कि भाई जब हम फ्रेश होने जाते थे तो घर से 200, तो अब उन्होंने जो चीजें मेंशन की वो आप सुनिएगा। राजवीर ने बताया कि भाई जब हम फ्रेश होने जाते थे तो घर से 200-300 मीटर दूर एक तालाब हुआ करती थी, उस तालाब के पास ही हम दोनों भाई फ्रेश होने जाते थे। रात के 2 बज रहे थे, ये चुपचाप अपने मामा जी के घर से निकलते हैं और सीधा तालाब की ओर रवाना होते हैं। तालाब इनके घर से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पे ही थी। जब ये तालाब के पास पहुंचते हैं तो फ्रेश होने के बाद इनके दिमाग में यही चल रहा था कि अब मुझे घर पहुंचना है। उठते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, फिर इनकी नजर जाती है तालाब के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पे जो इन्होंने देखा, इनकी रूह कांप गई। इनकी नजर जैसे ही पीपल के पेड़ पे पड़ी, इन्होंने देखा कि ऊपर एक कोई आदमी बैठा हुआ है सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे बाल हैं, लंबे नाखून हैं और वो बहुत बुरी तरीके से चमकती आंखों से राजवीर को ही देख रहा था। फिर इनकी नजर अचानक से नीचे पड़ती है तालाब में। वहां पर एक औरत खड़ी थी तालाब के अंदर। वो औरत दिखने में बहुत खतरनाक थी और राजवीर वहां पे खड़े होकर देख रहे थे जब तक ये समझ पाते इनके साथ क्या हो रहा है। वो जो आदमी था वो जिस टहनी पे बैठा था उस टहनी को झुका के पानी पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। राजवीर सिर्फ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे देख रहे थे और इनकी नजर पड़ती है उस औरत पे जो पानी में थी, वो दबे पांव इनकी तरफ आना शुरू करती है। इस वक्त राजवीर एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं। ये बस इतना जानते थे कि इस टाइम पर अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो हमें भगवान को ढूंढना चाहिए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि आसपास एक छोटा सा भैरव जी का मंदिर बना हुआ था। इनकी नज़र उस पर पड़ती है और ये देखते कि भैरव जी का मंदिर अभी बंद है, लेकिन जब भैरव जी की तरफ इन्होंने देखा तो इनको एक अलग सी शक्ति मिली। ये पलटते हैं और सीधा चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं, इनके दिमाग में आता है कि मामा जी का खेत बिल्कुल पास में ही है, क्या मैं वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मामा जी अभी रात को वहीं होंगे। फिर अचानक से इनके दिमाग में आता नहीं, मुझे घर की ओर जाना चाहिए, क्या पता मामा जी वहां पर हो या ना हो, पता नहीं खेत में कहाँ पे होंगे। धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, राजवीर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम क्या करने निकले हो घर से बाहर? राजवीर पूरे ऊपर से नीचे तक बुरी तरीके से कांप रहे थे। उनके हाथ पैरों में पसीने आ रहे थे, उनकी चप्पल पसीने से गीली हो चुकी थी। राजवीर ने जैसे ही पीछे पलट के देखा, उन्होंने देखा मामा जी वहां पे खड़े हैं और मामा जी उनसे पूछ रहे कि तू यहाँ क्या कर रहा है इस टाइम रात को, तू क्यों घर से बाहर निकला? राजवीर डरते डरते बोलते हैं, मामा जी मुझे फ्रेश होना था। तो मामा जी बोलते तो सूरज को उठा लेता या मामी जी को बोल देता, ऐसे अकेले निकलना कोई सेफ है क्या?
राजवीर बोलते कि मामा जी मैंने सूरज को उठाने की कोशिश की थी, वो बहुत गहरी नींद में था और मामी जी को मैंने बोला नहीं। मामा जी बोलते कि चल ठीक है कोई नहीं, वो तो शुक्र है कि मैं आसपास ही था, मैंने तेरे को देख लिया, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो चल अब मैं तेरे को घर तक छोड़ देता हूँ। मामा जी राजवीर को घर तक छोड़ के गए। वापिस चले गए मामा जी अपने खेत में और राजवीर को पूरी रात नींद नहीं आई। राजवीर को कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस चीज़ को आमंत्रित कर लिया है अपने साथ। राजवीर के साथ जो घटना हुई थी पिछली रात, उन्होंने सुबह उठकर किसी को भी नहीं बताई, ना मामा जी को, ना मामी जी को, ना ही अपने भाई सूरज को। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते, वो उठते और खेलने लग जाते। जैसे ही शाम होने लगती उस टाइम पर राजवीर का व्यवहार अपने आप बदलने लग जाता। राजवीर अंधेरा होने से पहले फटाफट मामा जी के घर में चले जाते। सूरज बार बार यही बोलता है कि भैया खेलते हैं ना, क्या हो गया, लेकिन राजवीर यही बोलता नहीं नहीं अभी घर में चलना चाहिए, और वो बहाना लगा देते कि मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी पीना है, कुछ भी करके वो सूरज को अपने साथ घर में ले आते। और जैसे ही रात होती, जब सब सोने चले जाते, मामा जी खेत की ओर निकल जाते। राजवीर के साथ वो घटनाएं होने लगी जो उन्होंने सोची नहीं थी। अचानक से कोई एंटिटी उनके पीछे आके बैठती है, उनके कान में बोलती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, वापस नहीं आएगा, हम वहाँ पे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आजा वहाँ पर आजा, हमारे साथ झूला झूल, तालाब में घूम हमारे साथ। राजवीर बिल्कुल डर चुके थे। उनके भाई सूरज उनके साथ सो रहे थे, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ राजवीर के कानों तक आ रही थी। राजवीर ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बस इतना पलट के देखा, एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे तारा टूटने पर एक रोशनी निकलती है, वैसे कोई रोशनी हुई और वहाँ पर जो भी चीज़ थी वो वहाँ से जा चुकी थी। इस पूरी रात भी राजवीर करवट बदलते रहे इधर से उधर। राजवीर उठे, सुबह मामा जी के पास गए और मामा जी को बोला कि मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। मामा जी ने इस चीज़ को समझा, पहले तो समझाया कि बेटा क्या हो गया, तेरा मन नहीं लग रहा, रुक जा थोड़ा टाइम और, गर्मियों की छुट्टी में तो बच्चे एक एक दो दो महीने रुकते हैं। राजवीर ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है और मेरे को पढ़ना है, काम भी है बहुत सारा, हॉलीडे होमवर्क भी बहुत मिला हुआ है। मामा जी ने इस चीज़ को समझा। ये सब होने के बाद राजवीर को उनके मामा जी उनके घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ने के बाद जब वो अपने घर पे आ गए, इन्होंने अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं बताया और ना ही अपने पापा को कुछ बताया। घर आने के बाद भी जब राजवीर बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहे थे, उन्हें लगा कि अब मेरे पास क्या ही होगा, वो सारी चीज़ें तो मैं मामा जी के घर पे छोड़ के आ गया हूँ। जिस रात ये सो रहे थे उसी रात इनके फिर दोबारा कोई आसपास आता है और बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है अगर तू अपने घर आ जाएगा तो तू बच जाएगा, हम तेरा उसी तालाब के पास इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद राजवीर चिल्ला के उठते हैं। उनके मम्मी उनके पापा भागे भागे राजवीर के पास आते पूछने के लिए कि क्या हुआ है। राजवीर ये बोल देते कि कोई बुरा सपना था, ये फिर भी नहीं बताते। राजवीर अपने घर में किसी को भी नहीं बता रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था या तो कोई बिलीव नहीं करेगा, और उनके अंदर जो डर था वो इसी चीज़ का था कि अगर मैं अपने घर में बताऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे ही मारेंगे। और ये गलती उनकी नहीं थी, ये जनरेशन ही ऐसी थी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमारे घर वालों को लगता था ये प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट की है, और आगे जाके ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जब घर वालों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि राजवीर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, उसका वजन बहुत ज़्यादा गिरने लगा है, तो अलग अलग डॉक्टर्स के पास राजवीर को ले जाया गया। उनके टेस्ट हुए, लेकिन टेस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली जिसकी वजह से ये पता चल पाए कि राजवीर के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। बट फिर किसी रिश्तेदार ने राजवीर के मम्मी पापा को बोला कि आपको शायद इसे कहीं दिखवा लेना चाहिए, ये कोई ऊपरी समस्या भी हो सकती है। तो घर वाले इस सोच में बैठ गए कि आज तक हमारे परिवार में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मम्मी पापा ने बहुत देर तक आपस में वार्तालाप की, खूब बातें की इस बारे में कि इसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने फिर पता करना शुरू करा कि कहीं से किसी का कुछ पता निकले। तो एक बाबा जी के बारे में पता चला जो इनके घर से आधे घंटे की दूरी पे थे। राजवीर के मम्मी पापा राजवीर को लेके उन बाबा के पास निकलते हैं। पूरे रास्ते राजवीर को ऐसा एहसास होता है जैसे राजवीर के पापा मम्मी आगे बैठे गाड़ी में और पीछे राजवीर बैठे हैं। राजवीर को ऐसा लगता है उनके साइड में वो दोनों एंटिटीज़ बैठ के राजीव को बुरी तरीके से देख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि तू जहाँ भी चला जा, तेरे को आना तो तालाब में ही है, तू हमारे साथ ही रहेगा। ये सब सुन रहा था राजवीर गाड़ी में, और उनको यही लग रहा था कि शायद ये कोई भ्रम है, सपना है, मैं डरा हुआ इतना हूँ, मैंने शायद कुछ देख लिया या मेरे दिमाग में कुछ लोचा हो गया। राजवीर खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। एक चीज़ जो मैं अपनी ऑडियंस को बताने वाला हूँ, मैं रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा आपको काट के सुनाना चाहता हूँ बीच में, क्योंकि राजवीर उस टाइम पर लाइब्रेरी में थे
जब ये चीज़ बता रहे थे और लाइब्रेरी में जब वो बैठ के ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे तो बिल्कुल कोना उन्होंने पकड़ रखा था और राजवीर के आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राजवीर ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं लाइब्रेरी में अकेला हूँ। और जब वो ये चीज़ बता रहे थे अचानक से उनके लाइब्रेरी का गेट इतनी तेज़ बजा। राजवीर के साथ पहला यह हादसा हुआ, फिर दूसरा हादसा हुआ, फिर तीसरा हादसा हुआ और तीनों जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी ही आपको सुना रहा हूँ क्योंकि राजवीर ने बोला कि अक्षय भाई मैं महसूस कर सकता हूँ वो एंटिटीज़ अभी भी मेरे साथ हैं। मतलब जो 2009 में हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 2025 चल रहा है और 2025 में अभी भी एंटिटीज़ उनके आसपास घूम रही है, बार बार एहसास करा रही है। उन्होंने बताया कि गेट को नीचे से पूरा प्रेस करके बंद कर रखा है लेकिन फिर भी गेट अपने आप बज रहा है और कोई भी लाइब्रेरी में नहीं है। तो पहले वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। इस टाइम की बात बता रहा हूँ भैया, मैं लाइब्रेरी में भैया, और अब यकीन नहीं करोगे भैया, जैसे एक दरवाज़ा भैया आज के डेट में वो कभी दरवाज़ा खटकता नहीं है भैया, और भैया वो इस टाइम दरवाज़ा खटक रहा है भैया, अभी भी खटक रहा है और मैं चुपचाप से किनारे बैठ के बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं भैया आपको ये बात पूरी बता के जाऊँगा, भी खटक रहा है भैया। अगर वो है यहाँ पास में सुन भी रहा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे डर भी लग रहा है भैया, मेरा रोना भी खड़ा हुआ है क्योंकि अब मेरी लाइफ इसने इतना अच्छे छोड़ी तो नहीं है कि मैं कुछ बता पाऊँ। ठीक है। जब ये लोग बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने इनके हाथ में नींबू दिया, चावल दिया और सामने ही एक तालाब थी। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े इनसे मंगाए गए थे। राजवीर को बोला गया कपड़े चेंज करो और उस तालाब में डुबकी मार के आओ। राजवीर चुपचाप गए तालाब के अंदर, जहाँ तक वो जा सकते थे उन्होंने डुबकी मारी और ये वापस आ गए। राजवीर खुद हैरान हो गए जब ये बाबा के पास वापस आए। चावल पकड़ाए, नींबू पकड़ाया। नींबू दिखने में बिल्कुल ठीक था लेकिन उन बाबा ने जैसे ही उस नींबू को काटा, नींबू अंदर से बिल्कुल काला था और बाबा ने घूर के राजीव की तरफ देखा और अचानक से बोले कि विपत्ति बहुत बड़ी है और गलती इसी की है, ये कहीं पे गया है, कुछ ये करके आया है। राजवीर से बहुत पूछा गया पर राजवीर ने कुछ नहीं बताया। तो बाबा ने अपनी तरफ से एक धागा दिया और राजवीर को बोला गया कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तुम बताना। राजवीर के घर वाले पूरे रास्ते ये चीज़ बार बार पूछते आए उससे कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ, तूने कुछ करा है क्या, तूने किसी का दिया खा लिया, कहीं पैर रख दिया। राजवीर बार बार मना करते रहे। राजवीर नहीं बोल रहे थे, ये उनके अंदर की जो चीज़ें थी, जो स्पिरिट्स उनके आसपास थी, वो नहीं चाहती थी कि राजवीर किसी के सामने सच उगले। राजवीर की ज़िंदगी एक पॉइंट पे आके इतनी हराम हो गई थी, उन्होंने जो चीज़ें आगे बताई वो किसी की भी रूह कांपने के लिए काफ़ी है। एक बार तो ये बाबा के पास होके आई गए थे और वहाँ से धागा लेके आ गए थे। राजवीर ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई 4-5 दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, सब बहुत नॉर्मल था, मैं आराम से सो पाया, मैं आराम से खा पाया, मैंने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन चौथी 5वीं रात अचानक से वो दोनों एंटिटीज़ मेरी छाती पे आके बैठ गई और मुझसे बोली, हाँ वो आया बाबा के पास, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तुझे हम उस तालाब में घसीट के ले जाएंगे, तेरा धागा कहाँ है। राजवीर ने देखा धागा उनके हाथ में था ही नहीं। ये तड़पते रहे स्लीप पैरालिसिस में। इनने चिल्लाने की बहुत कोशिश की और वो जो दोनों आत्माएं थी उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ तांडव मचाया। बड़ी मुश्किल से ऐसा लगा कि राजवीर की मम्मी ने महसूस कर लिया कि मेरे बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो रही है। वो जैसे ही उठ के देखती है, उन्होंने देखा राजवीर अपना गला पकड़ के तिलमिलाने लग रहे हैं, जैसे कोई चीज़ उनका गला दबा रही है। और राजवीर की मम्मी ने फटाफट लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करते ही राजवीर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जब राजवीर नॉर्मल हुए तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो राजवीर ने ये बोला कि पता नहीं कोई चीज़ आई थी और मुझ पर हमला करने लगी। तो मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे कि धागा था उसके बाद भी, और धागा देखा तो धागा गायब। ये धागा कहाँ गया, कैसे उतरा, ये किसी को भी मालूम नहीं था। सुबह होते ही ये राजवीर को दोबारा बाबा के पास लेके गए। जब राजवीर को बाबा जी के पास ले जाया गया और वहाँ पर उनको बताया गया कि धागा अपने आप टूट गया, तो बाबा जी अचानक से परेशान हो गए कि ये महाविद्या से बने धागे थे, ये अपने आप कैसे टूट रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी एंटिटीज़ हैं जिनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि वो बंदे धागे को उतार रही हैं। तो बाबा जी ने सबकी तरफ देखा और सीधा बोल दिया कि मुझे इस बच्चे के साथ अकेला छोड़ दो, मुझे इस बच्चे से बात करनी है, क्योंकि अपने अंदर बहुत सारे सच छुपाए बैठा है। सबको अपनी कुटिया से उन्होंने बाहर निकाल दिया और राजवीर से साफ बोल दिया कि बेटा अगर तूने अब सच नहीं बताया ना तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। क्या हो रहा है तेरे साथ, तूने क्या गलतियाँ करी है, सच सच बता दे। राजवीर ने बोलना शुरू करा कि बाबा उस रात मैं फ्रेश होने गया था गोरखपुर में, मामा जी के घर के पास तालाब थी, रात के 2 बजे। वहाँ पर मुझे ऐसे 2 एंटिटीज़ दिखी। उसके बाद जब से मैं आया हूँ
वो एंटिटीज़ मुझे सपने में दिखती आ रही हैं। तो बाबा ने बोला कौन सी एंटिटीज़, कैसी एंटिटीज़? तो उन्होंने बताया कि एक आदमी है, एक औरत है, और उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो मेरे घर में घुस के मेरा गला दबाते हैं, मेरे पास आके बैठ जाते हैं और मुझे इस तरीके से बोलते हैं कि वो मुझे तालाब में घसीट के ले जाएंगे। बाबा जी ने अपना सर पकड़ लिया, बोले कि तूने मुझे ये चीज़ पहले दिन क्यों नहीं बताई? जिस इंसान को याद नहीं रहता उसके लिए ही अपनी विद्या खर्च करते हैं। जिस इंसान को पता है वो खुद से नहीं बता रहा। क्योंकि जब बाबा जी ने राजवीर से पूछा तो राजवीर ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे से कोई गलती हुई नहीं है। तो बाबा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कोई चीज़ देखी ही नहीं। उन्होंने बस नींबू से पता करा कि इसके साथ कोई ऊपरी चीज़ है। अब ऐसी ऊपरी चीज़ तो आप अगर चौराहे पार करोगे वहाँ से भी आ जाती है। तो उस चीज़ का इलाज करा था। जब बाबा जी को ये चीज़ पता चली कि कुछ प्रेत हैं, कुछ आत्माएं हैं, अब वो पानी की एंटिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेत पानी में है, तालाब में है। बाबा जी ने बोला कि ये धागों से नहीं रुकेंगी, महायज्ञ करना पड़ेगा। ये महायज्ञ 4 दिन बाद होगा, अभी तो मुहूर्त भी अच्छा नहीं है। ये बोलकर राजवीर को घर भेज दिया गया। राजवीर उस रात अपने घर में आराम से अपने मम्मी पापा के बीच में लेटे हुए थे। जब वो सो रहे थे, अचानक से वो जो मेल और फीमेल एंटिटीज़ थी वो दोनों आई और आवाज़ बदल बदल के बोलने लगी कि तेरा वक्त पूरा हो गया, तेरे धागे टूट गए, तेरे बाबा ने हार मान ली, चल। राजवीर का हाथ पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। कैसे, किस तरीके से घसीटा, वो अपने सपने में थे, कैसे थे, क्या थे, पता नहीं। राजवीर अपनी नींद में चिल्लाने लग रहे थे। जब उनके मम्मी पापा ने उन्हें हिला के उठाया तो राजवीर तब तक ज़मीन पे आ गए थे। अब वो चल के आए, रगड़ के आए, ये नहीं मालूम। राजवीर ने ये चीज़ मेंशन की, अक्षय भाई जब मेरी आँख खुली मेरा मुंह ऊपर था और मैं अपने आप को पूरा वाइब्रेशन में फील कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था वो जो दोनों एंटिटीज़ हैं मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ले जा रही हैं। जब मम्मी पापा ने उठाया और मेरे हाथ को देखा गया, अक्षय भाई मैं अपने मम्मी पापा की कसम खाता हूँ, मेरा हाथ जला हुआ था। उस कंडीशन ऐसी थी कि मेरा हाथ जैसे कोई जलन सी होती है और उसमें से बदबू आ रही होती है, वो हालत हो रखी थी मेरे हाथ की। ये देखने के बाद ये बहुत बुरी तरीके से डर गए और मम्मी पापा ने राजवीर को अगले 3-4 दिन के लिए, जो दिन बताए गए थे, सीधा मंदिर वाले कमरे में बंद कर दिया। मंदिर वाले कमरे में ही वो खाते, उठते, बैठते, सोते। बस तब उनको बाहर निकाला जाता था जब उनको फ्रेश होना होता था, अदरवाइज उनको मंदिर वाले कमरे में ही रखा गया। 4-5 दिन बाद ये लोग बाबा जी से बात करके उन तक पहुंचते हैं और बाबा जी ने सारी तैयारी कर रखी थी महायज्ञ की। महायज्ञ का आरंभ होता है और महायज्ञ जब शुरू होता है तो बाबा वहाँ पे लगे हुए थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, बार बार पाठ पढ़ रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पता चले कि ये जो प्रेत वहाँ पर घूम रहे हैं, जिन्होंने राजवीर को शिकार बना रखा है, राजवीर से क्या गलती हुई। महायज्ञ करते करते उन्हें लग रहा था कि राजवीर के ऊपर कोई चीज़ आएंगी, लेकिन बाबा ने जब ये चीज़ देखी कि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं तो बाबा ने अपनी शक्तियों से अपने ऊपर उन्हें बुला लिया। अब एक तरफ बाबा पूछ रहे हैं कि तुमने इन्हें क्यों पकड़ रखा है। आवाज़ बदल के बाबा जी के अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि हम इसे लेके जाएंगे, हम तो वहाँ पे अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे, इसने हमें परेशान करा। फिर औरत की आवाज़ आती है कि वैसे ही हमारे साथ इतना सब कुछ हो रखा है, इसने हमें परेशान करा, ये भी हमारे साथ उस तालाब में रहेगा। फिर बाबा जी पूछ रहे कि इस बच्चे को ही क्यों चुना गया। उन्होंने बताया कि ये बच्चा खुद से आया था, इसने खुद देखा, खुद तो परेशान हुआ, हमें भी परेशान करा और हम वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे थे। हम तो मियाँ बीबी है जो वहाँ पर अपना वक्त गुजार रहे थे, हमारे साथ पहले ही जो है इतना सब कुछ हो गया है। तो बाबा जी पूछते कि तुम मुक्त होने का क्या लोगे। वो सीधा बोल देते हैं हम मुक्त नहीं होंगे, हम इसे लेके जाएंगे। हम आराम से बैठे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारे साथ पहले 70 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उन्हें उस लूप में फंसा दिया गया था, उस वक्त में कैद कर दिया गया था जिससे वो मुक्त होना चाह रहे थे, लेकिन 70 साल से वो मुक्त नहीं हो पा रहे थे, वो उस तालाब के पास ही रहते थे। फिर बाबा ने अपनी शक्तियों से उनको मजबूर करा कि बताओ 70 साल पहले क्या हुआ था। तो उन प्रेत आत्माओं ने बाबा के अंदर उनकी शक्तियों से दब के ये चीज़ बोलनी शुरू करी कि 70 साल पहले हम एक यात्रा पर निकले थे, मैं और मेरी बीवी। हमारी शादी को मुश्किल से 1-2 साल ही हुए होंगे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे हम थोड़ा सा भटक गए थे। हमें कहीं जाना था किसी रिश्तेदार के घर पे। वहाँ से निकलते हुए हमें दिखा कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं। हमने उनसे आम भाषा में बस इतना पूछ लिया कि भैया यहाँ पर कोई इन नाम के इंसान रहते हैं। उन्होंने जब मेरी बीवी की तरफ देखा, मेरी बीवी ने बहुत सारा सोना पहना था, चांदी पहना था, हमारी नई शादी हुई थी। बस हमारी इतनी गलती थी कि जिन लोगों से हमने पूछा उन लोगों ने हमें इस नज़र से देखा कि हमें लूट लिया जाए। उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया। हम भी इतने पागल थे, दोनों मियाँ बीवी उस रास्ते पे निकल गए जो रास्ता उन्होंने बताया था। हमें आगे जाके उन्होंने घेर लिया। मेरे सामने पहले मेरी पत्नी को मारा, उसका सारा सोना निकाल लिया, उसके बाद मुझे मारा।
मारने के बाद हमें तालाब के अंदर फेंक दिया पत्थर बांध के, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर ना आ पाए। हम वहीं पे रहे, सालों सालों हम वहीं पे बंधे रहे। हमारी क्या गलती थी कि हम वहाँ से जा रहे थे और हमने रास्ते में बस किसी से कुछ रास्ता पूछ लिया? ये हमारी गलती थी, हमारे साथ ये सलूक हुआ। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की लोगों को दिखाने की कि हम यहाँ पर कैद हो रखे हैं। हम चल के रोड पे आ जाया करते थे, हम कोशिश करते थे हम लोगों को बता पाए कि हमारे ऐसे ऐसे जो शव है उस पानी के अंदर है, हमें निकाल लो, हमें मुक्ति दिला दो, कुछ तो करो। गाँव वाले हमें देख के डर जाते थे और उन्होंने क्या करा, वो छोटा सा भैरव का मंदिर वहाँ पे बना दिया, जिसकी वजह से हम सामने आ ही नहीं पाए और हम तालाब तक ही सीमित रह गए। ये बच्चा जब वहाँ पर आया तो इसने हमें देख लिया। अब वक्त के साथ हम भी बुरे बन गए थे, हम भी यही चाहते थे जो हमारे साथ हुआ हम दूसरों के साथ करें। हमने इस बच्चे को पोजेस कर लिया, इसके साथ साथ रहने लगे। फिर हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। एक आत्मा का बस इतना ही कारण होता है किसी को परेशान करने का। हम भी मुक्ति चाहते थे, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। बाबा ने जब ये सारी चीज़ें सुनी, राजवीर के पापा मम्मी सब ये चीज़ सुन रहे थे और उनसे बोला गया कि तुम्हें अब मैं मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हें चले जाना चाहिए। उन्होंने सीधा बोल दिया कि अब हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें बदला चाहिए, हम उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं। बाबा जी ने समझाया कि इस बात को 70 साल हो गए और जितने भी लोग थे वो इस दुनिया में नहीं होंगे, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे। बाबा जी ने बहुत कोशिश की और उस कोशिश से बस इतना पता चल पाया कि ये लोग तो जाने वाले हैं नहीं। तो बाबा जी ने फिर महाविद्या से एक धागा बनाया और वो धागा बना के इनको दिया राजवीर को, और राजवीर ने जब उस धागे को ग्रहण करा अगले 5-10 साल तक वो बिल्कुल ठीक रहे। 10 साल बाद वो बाबा जी भी गुजर गए और 10 साल बाद उनका वो धागा फिर दोबारा टूट गया। खेलते टाइम, कुछ करते टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। और अब 2025 चल रहा है जहाँ पर राजवीर ये रिकॉर्डिंग हमें भेज रहे हैं और राजवीर को अभी भी महसूस होता है कि वो आदमी और औरत उनके आसपास है। ये चीज़ जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ कैसी लगेगी कि एक लड़का जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो अंधेरे में चला गया अकेला, जब उसकी मजबूरी थी कि उसे फ्रेश होना था, उसके पास और कोई कारण नहीं था, और उसके साथ वो एंटिटीज़ इस तरीके से आ गई और आज तक वो एंटिटीज़ उसी के साथ हैं। ये जगह जगह जाते हैं लेकिन इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। कोई धागा भी दे दिया जाता है तो उससे बस इतनी प्रोटेक्शन होती है कि वो एंटिटीज़ राजवीर को कोई हार्म ना पहुंचाए, जैसे उनके हाथ वाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन राजवीर आज भी उन दोनों को महसूस कर सकता है और राजवीर को आज भी आवाज़ें आती हैं कि एक दिन हम तुझे उस तालाब में घसीट के ले जाएंगे। अब सोचिए जरा, आप वीडियो देख रहे हो और अचानक से आपको पता चले आपके भी आसपास कोई एंटिटी है जो